Good morning all SVPNs. I am Sonia Chawla, your social science teacher. I think student you all are fit and fine at home and do your work properly. Students, आप यूटी की तैयारी कर रहे हो ना? Okay. Now look at the chapter number 4. We have already do the introduction of this chapter. Today we learn about from our book. Okay student, now open your book and what is the name of your chapter? The land of dense forest. What is the meaning of dense? Dense means घने, forest means जंगल, बहुत यानी ऐसी लैंड जहाँ पर बहुत घने जंगल होते हैं. द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो. द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत घने जंगल होते हैं, यानी इसको हम क्या बोल सकते हैं? द लैंड ऑफ डेंस फॉरेस्ट. अब यहाँ डेंस फॉरेस्ट क्यों है? सोचो, यहाँ डेंस फॉरेस्ट यहाँ के क्लाइमेट की वजह से है. जब हम चैप्टर पढ़ेंगे, इन दिस चैप्टर वी रीड अबाउट द क्लाइमेट ऑफ Democratic Republic of Congo and the vegetation and the wildlife and the people. We clear all these points. And first of all, open your books and read with me. Now look at the first line. The regions around the equator experience hot and wet climate throughout the year. अब ऐसा रीजन जो इक्वेटर के पास है एक्सपीरियंस करता है. हम लास्ट चैप्टर्स में पढ़े हैं हमने कि क्या पढ़ा उसमें? इक्वेटर के नियर जो एरिया होता है वो हॉट और वेट होता है, हॉट क्लाइमेट गेन करता है पूरा वर्ष, थ्रू आउट द ईयर. इट रिजल्ट इन अ ग्रेट बायोडाइवर्सिटी इन दिस रीजन. इसका परिणाम क्या होता है कि बहुत बायोडाइवर्सिटी आपको देखने को मिलती है इस रीजन में. लेट अस नो मोर अबाउट दिस रीजन बाय कंसीडरिंग द एग्जाम्पल ऑफ डेमोक्रेटिक ऑफ रिपब्लिक ऑफ कोंगो एंड अर्लियर कॉल्ड ज़ैरे. इसको पहले ज़ैरे के नाम से बोला जाता था. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज दिस लोकेशन. ये कहाँ स्थित है? नियर द इक्वेटर, इक्वेटर के पास. ये हमारा इक्वेटर है और यहाँ पर कुछ एरिया यहाँ और कुछ ऊपर. यहाँ कोंगो जो है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो, ये यहाँ स्थित है. और ये है कहाँ पर? ये कौन सी कंट्री की बात कर रहे हैं हम? ये अफ्रीका कंट्री की बात कर रहे हैं. ये अफ्रीकन कंट्री है. अब आइए इसकी लोकेशन देखते हैं. नाउ लुक एट द पैराग्राफ. द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो इज लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ द अफ्रीका कॉन्टिनेंट. डेमोक्रेटिक जो है यानी DRC इज शॉर्ट नेम ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो. इसका शॉर्ट नेम है. वेस्टर्न साइड पर है अफ्रीका कॉन्टिनेंट के. ओके. अब वेस्टर्न साइड कौन सी होती है? जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे है. ओके. इक्वेटर पासिस थ्रू द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द इक्वेटर. अब इक्वेटर जो है वो इसके नॉर्दर्न पार्ट में से पास होता है, यानी बीच में से निकलता है. इट इज़ सराउंडेड बाय कोंगो ऑन द वेस्ट. अब ये वेस्ट से भी घिरी हुई है. सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक एंड सूडान ऑन द नॉर्थ. और इसके सूडान जो है वो नॉर्थ साइड पर है. अफ्रीकन कंट्री, सेंट्रल अफ्रीकन कंट्री वेस्ट साइड पर है, नॉर्थ सूडान साइड पर है. युगांडा, रवांडा, बुरुंडी एंड तंजानिया ऑन द ईस्ट. ये इसके ईस्ट साइड की कंट्रीज़ हैं. एंड द जाम्बिया, एनागोला टुवार्ड्स द साउथ. लोकेट दीज कंट्रीज ऑन द मैप ऑफ अफ्रीका कॉन्टिनेंट. जैसा कि आपकी स्क्रीन पर भी दिख रहा है ये मैप. इस मैप में आप ध्यान से देखिए, यहाँ कुछ कंट्रीज़ हैं जो कोंगो एरिया के पास हैं. क्लियर टू ऑल? नाउ
नेक्स्ट लाइन इज ज़ेरे इज़ अ बिग एंड इम्पॉर्टेंट रिवर इन द वर्ल्ड। ज़ेरे जो है वो एक बड़ी रिवर है, यानी कोंगो और ज़ेरे इज़ द सेम नेम। ओके, ये एक जगह का नाम भी है और यहाँ से एक नदी बहती है जिसका नाम ज़ेरे भी है। अर्लीस्ट नेम ज़ेरे, नाउ दिस नेम, व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस कंट्री? कोंगो। A major part of the Democratic of Congo यानी DRC lies in the basin of the Zaire river। ज़्यादा जो पार्ट है वो ज़ेरे रिवर के बेसिन पर बसा हुआ है। ज़ेरे रिवर which is also, come to the next page also, known as Congo river is the second लार्जेस्ट रिवर इन द अफ्रीका। अब कोंगो रिवर जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है, कहाँ की? अफ्रीका की। ओके, दिस रिवर इज ऑल्सो नोन एज द हाईवे ऑफ सेंट्रल अफ्रीका। अब ये हाईवे है सेंट्रल अफ्रीका का। द सोर्स ऑफ द कोंगो रिवर आर इन द हाईलैंड्स एंड द माउंटेन्स ऑफ द ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट एज वेल एज द लेक। अब यहाँ पर सोर्स क्या है, यानी रिवर के, कोंगो रिवर में जो सोर्सेज हैं, वाटर सोर्सेज हैं, वो क्या क्या है? यहाँ माउंटेन्स, ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट जो है, यानी ये जो घाटी है ये भी, और एज वेल एज लेक, दो लेक है वहाँ की जो बहुत प्रसिद्ध है, तंजानिका लेक और मोरवू, ये दोनों वहाँ की फेमस लेक हैं। द 4 मेजर मोर लेक्स, 4 और लेक्स के बारे में बताया गया है ऑफ द कंट्री आर एल्बर्ट, कीवू, एडवर्ड एंड तंजानिका। ये 4 और लेक है जो वाटर बॉडीज़ का काम करती हैं। द ज़ेरे रिवर एंटर्स द अटलांटिक ओशन नियर मताड़ी। ज़ेरे जो रिवर है ये कहाँ से एंटर करती है? अटलांटिक ओशन से एंटर करती है, नियर मताड़ी में। विच इज़, अब मताड़ी क्या है? विच इज़ द इम्पोर्टेंट पोर्ट ऑफ द कंट्री। पोर्ट क्या होता है? बंदरगाह, जहाँ पर शिप्स आकर रुकती हैं, दैट इज़ पोर्ट। और इसकी कैपिटल कौन सी है? किनशासा। किनशासा इज़ द कैपिटल ऑफ द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट ऑल द टॉपिक्स in short in first video. Okay, in this video we have detailed information. Now look at the climate. Climate कैसा है यहाँ पर? Its climate is hot and humid. यहाँ का climate hot और humid है, यानी नमी रहती है क्लाइमेट में, गर्मी है क्योंकि इक्वेटर के पास है। There is enough sunshine and the rainfall in this region. यहाँ पर बहुत ज़्यादा सनशाइन यानी सूरज की रोशनी पड़ती है और रेनफॉल भी बहुत ज़्यादा होता है। द एयर इज़ ह्यूमिड, क्योंकि यहाँ पर जो हवा है वो कैसी है? ह्यूमिड। हवा में नमी यानी मॉइस्चर जो है वो पूरे होते हैं, कंप्लीट मॉइस्चर से। द मॉर्निंग्स आर प्लीजेंट। अब यहाँ पर मॉर्निंग कैसी है? प्लीजेंट है। एंड ब्राइट सनशाइन। अब यहाँ पर भी कैसा होता है कि सुबह के समय मौसम कैसा रहता है? गर्मियों में सुबह थोड़ा ठीक रहता है, मतलब धूप कम लगती है, हवा भी लगती है, और जैसे जैसे दोपहर का समय आता है गर्मी बढ़ती जाती है और हवा और गर्म हो जाती है, सनशाइन तेज़ हो जाता है। एज अ रिजल्ट of its equatorial location, the Congo experience large amount of precipitation and has the highest frequency of thunderstorms. इस वजह से ये जो इसकी लोकेशन है ना, इसकी वजह से यहाँ पर जो थंडरस्टॉर्म्स है ना वो बहुत हाई फ्रीक्वेंसी की होती है। यानी थंडरस्टॉर्म होता क्या है? बिजली के साथ तेज आंधी आना, बिजली भी चमकना और आंधी भी तेज आना, दैट इज थंडरस्टॉर्म। द एनुअल रेनफॉल कैन टोटल अपवार्ड ऑफ 80 इंचेस इन सम प्लेसेस। ज़्यादातर यहाँ पर बहुत अत्यधिक रेनफॉल होता है। अब रेनफॉल जो है वो कैसा होता है? ज़्यादा होता है और 80 इंचेस यानी 200 सेंटीमीटर तक यहाँ पर मापा गया है। इन सम प्लेसेस ऑफ द एरिया सस्टेन द सेकेंड लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड। ये वर्ल्ड का सेकेंड
रेन फॉरेस्ट के अगर दृष्टि से देखें तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा रेन फॉरेस्ट होता है, बट पूरे वर्ल्ड में सेकेंड नंबर पर। दिस एरिया इज़ सराउंडेड बाय प्लेट्यूज मर्जिंग इनटू सवाना इन द साउथ एंड द साउथ वेस्ट, by mountainous terraces in the west and the dense grassland extended beyond the Congo River in the north. High mountains are found in the extreme eastern region. अब देखो ये चारों तरफ से ये जो एरिया है वो घिरा हुआ है, क्योंकि हमारे यहाँ पे इंडिया में भी चाहे आप लगाओ बहुत सारे फिजिकल फीचर आप देखने को मिलते हैं, ऐसे ही अफ्रीका में बहुत सारे अलग अलग फीचर्स हैं। फिजिकल फीचर हर एरिया के अलग अलग हैं, हर जगह पे माउंटेन्स हैं, प्लेट्यूज हैं, किसी जगह पे कोई कंट्री माउंटेन से घिरी है, किसी जगह पे प्लेट्यू से घिरी है, कहीं पर वाटर बॉडीज़ ज़्यादा हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर कुछ ग्रासलैंड्स हैं। सवाना इज़ अ ग्रासलैंड। सवाना कहाँ पर है? इन द साउथ एंड साउथ वेस्ट, बाय माउंटेनियस टेरेसेस इन द वेस्ट। अब माउंटेनियस एरिया कहाँ है? वेस्ट में। और डेंस ग्रासलैंड, घने ग्रासलैंड। ग्रासलैंड क्या होते हैं? जहाँ पर घास उगी होती है, दैट इज ग्रासलैंड। इन नेक्स्ट कमिंग चैप्टर यू विल लर्न अबाउट ऑल्सो ग्रासलैंड्स एक्सटेंडिंग बियॉन्ड द कोंगो रिवर इन द नॉर्थ। जो नॉर्थ में कोंगो रिवर है तो वहाँ पर जो डेंस ग्रासलैंड्स भी देखने को मिलते हैं, और हाई माउंटेन्स जो हैं वो ईस्टर्न रीजन में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट इज वेजिटेशन। अब यहाँ की वेजिटेशन की बात आती है तो यहाँ की मेन वेजिटेशन जो मैंने लास्ट वीडियो में आपसे डिस्कस की थी कि कसावा, एंड कसावा जो है यो यहाँ का मेन फूड है। यहाँ पर कसावा हमारे यहाँ पर शकरकंदी जैसा लगता है, और वहाँ पर वो कसावा का पता है क्या बनाते हैं? साबूदाना, उसकी ब्रेड भी बनाते हैं वो। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट paragraph. This is vegetation. Such climate helps in the growth of thick forest with the tall tree. अब कह रहा है कि यहाँ पर जो क्लाइमेट है ना वो हेल्प करता है, क्योंकि हर जगह पर अगर आपको कोई भी फसल उगानी है उसके लिए प्रॉपर धूप चाहिए और प्रॉपर पानी चाहिए, एनवायरनमेंट अच्छा चाहिए, तो उसमें क्या होगा? पौधे ऑटोमेटिकली उग जाएंगे। इसलिए यहाँ जो एरिया है डेंस फॉरेस्ट, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया, ये डेंस फॉरेस्ट इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर जो क्लाइमेट है ना वो यहाँ के एरिया को डेंस बनाता है। ओके, द ट्रीज इन दिस एरिया ग्रो वेरी टॉल। यहाँ पर जो ट्रीज है ना वो बड़े लंबे लंबे होते हैं, एंड फॉर्म अ कैनोपी। अब कैनोपी क्या होता है? कैनोपी मतलब छत। जैसे हम सबके सिर पे एक छत है, हम छत के नीचे खड़े हैं। अब कैनोपी किस चीज़ की? क्या सीमेंट रेत इसकी बनाते हैं? नहीं, कैनोपी ट्रीज की बन जाती है। इतनी गहरे, इतने ज़्यादा ट्रीज हो जाते हैं वहाँ पर, इतने ज़्यादा घने फॉरेस्ट होते हैं कि वो एक कैनोपी बना लेते हैं, एक छत बना लेते हैं, जहाँ से सनलाइट भी पेंट्रेट नहीं होती, सनलाइट नीचे नहीं जा सकती ज़मीन पर। एरिया अंदर कैसा दिखता है? बिल्कुल अंधेरा। ठीक है, इसको हार्ट ऑफ डार्कनेस भी बोलते हैं। अ कैनोपी प्रिवेंटिंग सनलाइट फ्रॉम रीचिंग द ग्राउंड। अब सनलाइट जो है वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाती। देयरफॉर कोंगो इज समटाइम कॉल्ड द हार्ट ऑफ डार्कनेस। इसीलिए कोंगो को हम क्या बोलते हैं? हार्ट ऑफ डार्कनेस। ओके, द ग्राउंड इज कवर्ड विद श्रब्स एंड बुशेस। अब ये जो ग्राउंड है यानी कि जो ज़मीन है उस एरिया की, वो किससे घिरी हुई है? श्रब से, कांटेदार झाड़ियाँ, इस तरह के पौधे वहाँ पे उग जाते हैं। अ लार्ज वैरायटी ऑफ ट्रीज ग्रो इन द रीजन, इन दिस रीजन। इस रीजन में बहुत सारे वैरायटीज़ के ट्री भी उगते हैं। आफ्टर नेक्स्ट लाइन, अबाउट हाफ ऑफ द
कंट्री इज़ कवर्ड विथ थिक इक्वेटोरियल फॉरेस्ट। अब यहाँ पर हाफ कंट्री यानी कि जो हाफ पार्ट है कंट्री का वो थिक इक्वेटोरियल फॉरेस्ट से घिरा हुआ है। इक्वेटोरियल वो रीजन होता है जो इक्वेटर के पास होता है। द फॉरेस्ट्स रिमेन ग्रीन ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर। यहाँ पर जो फॉरेस्ट हैं वो ऑलमोस्ट ग्रीन रहते हैं, हरे रहते हैं। दे आर कॉल्ड एवरग्रीन फॉरेस्ट। ये क्या कहलाते हैं? एवरग्रीन फॉरेस्ट कहलाते हैं। अब एवरग्रीन क्या होता है पता है आपको? एवरग्रीन ऐसी ट्रीज होते हैं, ये अलग से ट्रीज नहीं होते। एवरग्रीन फॉरेस्ट में सभी ट्रीज जो हैं एक साथ पत्ते नहीं गिराते हैं। सभी ट्रीज यानी ट्री जैसे अब देखो यहाँ पर बोर्ड पे जैसे 1 2 3 4 5। अब ये इस ट्री ने पत्ते गिरा दिए, इस ट्री ने गिरा दिए, इसने नहीं गिराए, इसने नहीं गिराए, इसने नहीं गिराए। ठीक है। अब बी में क्या होगा? अगले मंथ में इसने गिरा दिए, इसने नहीं गिराए, इसके ऑलरेडी गिर चुके हैं, इसने नहीं गिराए, इसने भी नहीं गिराए, इसने भी नहीं गिराए। पत्ते हैं। ठीक है। अब क्या होगा? इन सी अगले मंथ में इसने ऑलरेडी गिरा दिए थे, इसने भी गिरा दिए, इसने नहीं गिराए। अब ये क्या करेगा? यहाँ पर गिरा देगा और ये ठीक है। तो अब यहाँ पर इन दोनों ने गिरा दिए, इसने ऑलरेडी गिरा दिए थे पत्ते। यहाँ क्या होगा? हर जगह पर एवरग्रीन है। जो टिक वाले हैं वो एवरग्रीन दिखा रहे हैं यानी हरे हैं, और जो क्रॉस वाले हैं वो क्या शो कर रहे हैं कि इन्होंने पत्ते गिरा दिए। इसीलिए ये एवरग्रीन रहते हैं कि हर ट्री ए बी सी ट्री हैं, इन्होंने इस टाइम पे पत्ते गिरा दिए, इस सीज़न में गिरा दिए। ठीक है। तो ये अलग अलग समय पे गिराते हैं, इसीलिए यहाँ के जो एरिया है, यहाँ के जो फॉरेस्ट हैं उनको एवरग्रीन कहलाते हैं। द हार्डवुड ट्रीज लाइक मेहगोनी एंड ईबोनी प्रोवाइड रॉ मटेरियल्स फॉर मैनी इंडस्ट्रीज। अब यहाँ पर कुछ ऐसे ट्रीज़ होते हैं जिनका नाम है मेहगोनी, ईबोनी। ये हार्ड लकड़ी होती है इनकी। ठीक है। और इसके मटेरियल से इंडस्ट्रीज़ को फ़ायदा होता है। इंडस्ट्रीज़ में क्या किया जाता है? उनको सेंड किया जाता है। ये इंडस्ट्रीज़ में जैसे लकड़ी की बहुत सारी चीज़ें बनती है, लाइक आपके घर में भी बहुत फर्नीचर होगा, तो इस तरह के फर्नीचर बनाने के काम आती है। ये तो थी वेजिटेशन। अब एक जगह हमने 3 चीज़ें डिस्कस कर ली। फर्स्ट, लोकेशन इक्वेटोरियल रीजन के पास था। इसकी क्या कैपिटल क्या थी? किनशासा। ये सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है। कौन सी? कोंगो। ओके। यहाँ पे मताड़ी जो था वो मेन क्या था? पोर्ट। वेरी गुड। और कुछ इसकी लेक्स के नाम हमने लर्न किए थे। कौन कौन सी यहाँ की फेमस है? एल्बर्ट, कीवू, एडवर्ड और तंजानिका। और इसके अलावा हमने क्या लर्न किया कि ये लोकेशन में बहुत सारी इसकी नेबर कंट्री हैं। उसकी नेबर कंट्री कौन कौन सी है एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सूडान, युगांडा, रवांडा, बुरुंडी, तंजानिया, जाम्बिया, एंगोला, ये सारी इसकी कंट्रीज़ हैं, अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं जो इसके कोंगो के नियर अबाउट है। क्लियर। और यहाँ पे क्लाइमेट कैसा होता है? हॉट और ह्यूमिड होता है। और यहाँ की जो वेजिटेशन है वो थिक होती है, लंबे लंबे ट्रीज होते हैं, और हार्ट ऑफ डार्कनेस बोला जाता है। ये तो थी रिपीटेशन ऑफ 2 पेजेस। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 29, वाइल्ड लाइफ। द रेन फॉरेस्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो कंटेन ग्रेट बायोडाइवर्सिटी। अब हमने लास्ट में पढ़ा कि बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है क्योंकि यहाँ पर जो जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी का हिंदी मीनिंग होता है जैव विविधता। तो इसमें क्या है कि जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो है ना, यहाँ पर एरिया वाइज बहुत जो क्लाइमेट है वो बहुत गर्म और ह्यूमिड रहता है। इस वजह से यहाँ रेन जो है ज़्यादा होती है और रेन फॉरेस्ट भी ज़्यादा होते हैं। इसी वजह से फॉरेस्ट ज़्यादा होते हैं, इंक्लूडिंग मैनी रियर
एंडेमिक स्पीसीज, यहाँ पर बहुत सारी अलग अलग टाइप्स की स्पीसीज भी देखने को मिलती हैं। कैसी स्पीसीज? सच एज बोथ स्पीसीज ऑफ चिंपैंजी, चिंपैंजी की दोनों तरह की स्पीसीज, द कॉमन चिंपैंजी और बोनबो, ऑल्सो नोन एज पिग्मी चिंपैंजी। पिग्मी चिंपैंजी के नाम से ये दो चिंपैंजी है, कॉमन चिंपैंजी और पिग्मी चिंपैंजी। एंड माउंटेन गोरिल्ला, जो गोरिल्ला माउंटेन्स पर रहते हैं उनकी यहाँ पर स्पीसीज देखने को मिलती हैं। ऑक्यूपाई एंड वाइट राइनो, वाइट कलर के राइनो यहाँ पे देखने को मिलते हैं। 5 ऑफ द कंट्रीज़ नेशनल पार्क्स, अब नेशनल पार्क्स क्या होते हैं? जहाँ पर इन स्पीसीज़ को सेफली रखा जाता है। और यहाँ क्योंकि आजकल क्या है, एनिमल्स का बहुत शिकार करते हैं लोग, शिकार करने की वजह से एनिमल्स लुप्त होते जा रहे हैं, ख़त्म होते जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर एनिमल्स की स्पीसीज़ को सेफ रखने के लिए नेशनल पार्क्स बनाए गए हैं, जहाँ पर इन एनिमल्स की स्पीसीज़ को सेफली रखा जाता है। वाइल्ड लाइफ रिजर्व ओ आर लिस्टेड एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट, अब यहाँ पर जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया गया है, इसमें इस यहाँ का जो नेशनल पार्क है इसको लिस्टेड किया गया है। ओके, एग्रीकल्चर, अब हर जगह पर एग्रीकल्चर बहुत फेमस होता है। आगे आने वाले चैप्टर्स में भी आप हर चैप्टर में, चाहे वो सऊदी अरेबिया का है, चाहे प्रेरीज़ है, उन चैप्टर्स में भी आप सेम इसी तरह की चीज़ें पढ़ेंगे। वहाँ की वाइल्ड लाइफ, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है हर जगह का, क्योंकि एग्रीकल्चर से आप क्या क्या गेन कर सकते हो। अब यहाँ के एग्रीकल्चर में लोग क्या करते हैं वो पढ़ेंगे। मैनी पार्ट्स ऑफ द फॉरेस्ट हैज़ बीन क्लियर्ड एंड द लैंड इज़ यूज्ड फॉर rearing crops like rice, cotton, groundnuts, coffee, rubber, cocoa, tobacco and palms। ये सारी यहाँ की एग्रीकल्चर है। क्यों? यहाँ पर मूंगफली भी उगाई जाती है, कॉफ़ी भी उगाई जाती है, कॉटन भी उगाई जाती है, रबड़ की भी प्लांटेशन की जाती है, ठीक है। और बट यहाँ का जो मेन, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया था कि यहाँ का मेन एग्रीकल्चर क्या है, दैट इज़ कसावा एंड बनाना आर द मेन फूड क्रॉप्स। मेन यानी मुख्य, ज़्यादा मात्रा में एग्रीकल्चर इसका किया जाता है। कसावा अ रूट क्रॉप, ये एक रूट होता है यानी जड़ वाली क्रॉप होती है। इज़ पाउंडेड टू प्रिपेयर फ्लोर, अब इसका फ्लोर बनाया जाता है, आटा बनाया जाता है। विच इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग ब्रेड, ये ब्रेड बनाने के काम आता है। सम एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स लाइक कोको, कॉफ़ी, पाम ऑयल आर ऑल्सो एक्सपोर्टेड टू अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब ये जो पार्ट है ना, ये जो चीज़ें हैं दूसरे जगह पर भी एक्सपोर्ट की जाती है। यहाँ पर ज़्यादा उगती है तो दूसरे एरिया में भी उसका एक्सपोर्टेशन होता है। क्लियर? नेक्स्ट है इंडस्ट्रीज़। अब हर जगह पर इंडस्ट्रीज़ भी फेमस होती हैं। यहाँ पर किस तरह का इंडस्ट्रीज़ है पढ़ते हैं। द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो इज़ रिच इन मिनरल रिसोर्सेज, यहाँ पर मिनरल रिसोर्सेज बहुत हैं। द कोंगो इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोबाल्ट एंड अ मेजर प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर एंड इंडस्ट्रियल डायमंड। यहाँ पर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो में मिनरल रिसोर्सेज बहुत हैं। मिनरल रिसोर्सेज मतलब खनिज पदार्थ, खनिज के बहुत सारे भंडार मिलते हैं। द कोंगोज इज़ द वर्ल्ड्स, यानी कि पूरे वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका? कोबाल्ट का। एंड अ मेजर प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर, और मुख्य प्रोड्यूसर है कॉपर का। एंड द इंडस्ट्रियल डायमंड, एंड डायमंड इज ऑल्सो प्रोड्यूसेस हियर। ओके स्टूडेंट, in next video we continue the chapter. Bye bye.